आपका आपके अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। फ़िलहाल आज का वीडियो कुछ लेट है। इसका रीज़न ये है कुछ व्यस्तता के चलते वीडियो आज आपका लेट है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि अफ्रीकी देश गाम्बिया ने हाल ही में अपने आप को ट्रिकोमा से मुक्त किया है। तो आप अगर अफ्रीका के पश्चिम देश में देखेंगे, पश्चिम छोर पर देखेंगे, तो आपको अटलांटिक ओशियन में खुलता हुआ आपको दिखाई देगा गाम्बिया। यही गाम्बिया मैं आपको अगर ऐसे बतौर आपको मैं मैप में दिखाऊं तो ये आप देख पा रहे हो, जो रेड बॉर्डर से घिरा हुआ है, यानी कि लाल बाउंड्री से घिरा हुआ है, ये है आपका गाम्बिया। और हाल ही में इसने अपने आप को ट्रिकोमा से मुक्त घोषित कर लिया है। अब बड़ी बात बनती है ये कि क्या अफ्रीका का ये पहला ऐसा देश है जिसने अपने आप को ट्रिकोमा से मुक्त किया है? तो ये इसका उत्तर होगा नहीं। इससे पहले 2018 में घाना ने इससे पहले अपने आप को मुक्त घोषित किया था। ठीक है, एक पिक्चर के माध्यम से एक बात और समझने का प्रयास करिएगा, क्या कि जितना भी आपको ये ब्लैक शेडो आपको दिखाई दे रही है, ये ऐसे अफ्रीका के 40 देश हैं जो कि ऑलरेडी ट्रिकोमा से पीड़ित हैं। यानी कि लगभग 40 ऐसे देश हैं अफ्रीका के जो ट्रिकोमा रोग से पीड़ित हैं। अब ट्रिकोमा के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको एक अगली स्लाइड में दिखाई देता हूँ ट्रिकोमा होता क्या है। ठीक है, ट्रिकोमा कुछ ऐसा शुरू होता है, आँख की पलकों से एक रोग शुरू होता है और धीरे धीरे ऐसी स्थितियों में जाते जाते एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति अंधा हो जाता है। ठीक है, आमतौर पर अगर मैं बात करूं भारत में, तो भारत ऐसे रोगों से 2017 में ही निजात पा चुका है। यानी कि भारत को WHO ने 2017 में ट्रिकोमा से मुक्त घोषित किया था। क्योंकि ये कुछ आंकड़े होते हैं, जब ज़्यादा आंकड़े नहीं मिलते हैं तो आंकड़े के रूप में इसे शून्य माना जाता है, और इसी के साथ ही भारत 2017 में ट्रिकोमा से मुक्त हो गया था। ठीक है, ये एक तरीके का एक नेत्र जनित रोग है, यानी कि आंखों से जुड़ा हुआ एक रोग है। जैसे मैंने आप पिक्चर में देख पा रहा हूँ, व्यक्ति अंधा हो जाता है धीरे धीरे। तो आप पहली बात समझ लीजिएगा कि अभी हाल ही में अफ्रीकी देश गाम्बिया ने अपने आप को मुक्त घोषित कर लिया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा ऐसा देश है जिसने अपने आप को ट्रिकोमा से मुक्त घोषित कर लिया है। दोनों डेटा आप याद रखिएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका ने हाल ही में लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट का आयोजन किया है। अगर आपको थोड़ा सा कुछ याद हो तो 22 अप्रैल के ही दिन अमेरिका ने अभी इससे पहले एक समिट ऑर्गेनाइज करी थी। वो भी थी अर्थ रिलेटेड। क्यों अर्थ रिलेटेड? कि मैंने आपको बताया था कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया था। ठीक है, और पृथ्वी पर नेट जीरो का मतलब ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन दर को शून्य करने के लिए 40 अलग अलग देशों के जॉन कैरी, जो उनके पर्यावरण विभाग के हेड हैं अमेरिका के, भारत भी आए थे, अलग अलग स्तर पर बात करी थी, अलग अलग पैमाने पर भारत आए, चाइना आए, सारी बातें करी गई। लेकिन देखो हुआ क्या, जब उस दिन 22 तारीख को समिट बात सारी होती है तो उस दिन कुछ बहुत सारे देश पलटी मार गए। पलटी लाइक चाइना तो एक कह सकते हैं डेवलप नेशन में आता है, हम तो फिर भी डेवलपिंग नेशन में हैं। चाइना ने क्या बोला कि भाई साहब 2060 तक की हम बात करेंगे इन सब मसलों के ऊपर, यानी 2060 तक हम नेट जीरो जैसे विषय फॉलो नहीं कर पाएंगे। राइट, इंडिया की बात आई तो इंडिया में मोदी जी ने बोला कि हम ऐसा है, आपको बात ठीक है, नेट ज़ीरो की बात कर रहे हैं, वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी हम इतने सबल नहीं हैं, हम इतने पैसे वाले नहीं हैं जो नेट ज़ीरो जैसी बातें डिकेड के लास्ट तक ही कर रहे हैं, 2030 के बाद में ही कर लें अपने आप। ठीक है, इसके लिए बेहतर रहेगा या तो आप हमें फंडिंग दीजिएगा, तब ऐसी चीज़ें सुविसंभव हैं, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगवाने का प्रयास करिएगा। तो भारत ने अपना देसी नुस्खा बताया कि भाई साहब आप पेड़ लगवाइएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, जितना प्रोड्यूस करेंगे उतना पेड़ खा लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो वो सारे मसले बताए गए। खैर, इसी के बाद लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट का आयोजन भी अमेरिका ने किया। ध्यान रखना, ये भी 22 तारीख को ही हुई और ये दोनों अलग अलग हैं, बहुत ज़रूरी चीज़ है। खैर, अमेरिका ने इन बातों में घोषणा करी कि क्या क्या करी है, तो देखिएगा 2005 की तुलना में यूएस अपने उत्सर्जन दर में 50 से 52% की कमी कर लेगा। यानी कि जो भी ग्रीन हाउस गैस या CO2 का उत्सर्जन करता था अमेरिका 2005 की तुलना में, उसमें अभी वर्तमान में 50 से 52% की कमी करी जाएगी। फर्स्ट थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि वर्ष 2024 तक यूएस अपने जलवायु परिवर्तन की फंडिंग को दोगुना कर लेगा। यानी कि जो फंडिंग आज दे रहा है जलवायु परिवर्तन के सुधार के लिए, कल को वो उसे दोगुना कर लेगा और भविष्य में इसे 3 गुना करने की बात भी कहता है। ठीक, अच्छा, अगला पॉइंट कहता है COP26 सम्मेलन में अमेरिका पुनः जलवायु परिवर्तन पर नीति प्रस्तुत करेगा। अभी चाइना पलटी मार गया, इंडिया ने अपनी अपनी बात रखी, ऐसे 40 अलग अलग देशों ने बात रखी होगी अपनी अपनी। तो ऐसी बातों के ऊपर दोबारा बात हो, दोबारा नीतियां प्रस्तुत करेगा अमेरिका। कब? तो COP26 सम्मेलन में। अब आपके दिमाग में आया होगा कि COP26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 नंबर का, ये होगा कहाँ पर और ये कब होगा? ठीक है, दो चीज़ें हैं। तो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इसका आयोजन किया जाएगा नवंबर में, इसी साल नवंबर 2021 में इसका आयोजन, माफ़ी चाहूँगा, ग्लासगो में। ठीक है, इसका आयोजन ग्लासगो में किया जाएगा। ग्लासगो कहाँ है? तो ये स्कॉटलैंड में। इतनी बात ध्यान रखिएगा, और नवंबर में होगा 2021 में, तो ये जरूरी है। COP26 भी आप ध्यान रखिएगा, प्रयास करें याद करने का, याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। खैर, तो ये आप जो देख पा रहे हो वर्तमान में, ये जो पार्टी है यही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो आप देख पा रहे होंगे, लीडर्स ऑन समिट ऑन क्लाइमेट। ठीक है, इसमें अगर आप मोदी जी को ढूंढ रहे हो तो ये कॉर्नर की सीट दबोचे हुए मोदी जी बैठे हुए हैं और बाकायदा सुन रहे हैं। लगभग 40 से अधिक देश वर्तमान में इसमें शामिल थे, और मैंने आपको तब बताया था 40 से नेता, माफ़ी चाहूँगा, 40 से अधिक नेता शामिल थे। एक बात मैंने आपको बताई थी, लगभग यहाँ पर 101
जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका था वो व्यक्ति थे उसी समय वहाँ पर मौजूद था, और इसके अलावा दलाई लामा जो बौद्ध गुरु हैं दलाई लामा, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को कंठस्थ होने चाहिए, कम से कम प्रयास करें, ठीक है। खैर, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 3 माह की अवधि के लिए ऑक्सीजन संबंधी उपकरण के आयात पर छूट कर दी, यानी कि कोई भी ऐसा उपकरण जो कि ऑक्सीजन से रिलेटेड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन समय बहुत ज़रूरत है हमारे यहाँ पर, इसीलिए ऐसे आयात के लिए बिल्कुल छूट कर दी अमेरिका भारत ने, ठीक है। हाल ही में कोविड-19 डबल जो म्यूटेंट वायरस चल रहा है, इसके लिए ऑक्सीजन बढ़ गई, जिसे मैंने आपको बताया। भारत सरकार ने भी अपने कुछ कह सकते हैं आंकड़े डाले हैं, या कह सकते हैं भविष्य में कुछ प्लान है, जैसे कि भारत सरकार 162 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करेगा। ध्यान रखना 162। भारत सरकार 50,000 टन का आयात भी करेगा, और अभी आपने देखा होगा दुबई से ऑक्सीजन मंगाने का काम किया गया है। तो बाकायदा बुर्ज खलीफा पर बाकायदा किस तरीके से स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया लाइक इस तरीके से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो आप कम से कम ये मोटा मोटा जो डेटा दे रखा है ये आप कम से कम दिमाग में रखेंगे, क्या क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा लगभग 30 प्लांट स्थापित किए जाएंगे आपका मध्य प्रदेश में, बिहार, यूके यानी उत्तराखंड, गुजरात और कर्नाटका में। फिर दोहरा दूँ मैं, 30 प्लांट और स्थापित किए जाएंगे मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, जो आपका गुजरात और कर्नाटका, ठीक है। ये ऐसे कुल 5 राज्य ऐसे हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात और कर्नाटक, जहाँ पर 30 ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। हालांकि ये आंकड़ा 162 में से ही रहेगा, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा ये अभी 5 का सिलेक्शन किया गया है। तो ये आप देख पा रहे हो किस तरीके से ऑक्सीजन वायुयान के द्वारा या अलग अलग जिस तरीके से भेजी जा सके उस तरीके से भेजी जा रही है, ठीक है। खैर, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने ई स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। ये योजना जो अभी संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं, ये 5,000 गाँवों में 4.0 लाख करोड़ 4.0 लाख वर्चुअली कार्ड भेजे गए हैं, यानी कि बांटे गए हैं। अब एक बात समझना है इस बात को लेकर कि 24 जनवरी को क्या होता है, मैं आपको 24 अप्रैल, माफ़ी चाहूँगा, 24 अप्रैल को अभी आपको पता होगा कि अभी हमने हाल ही में पंचायती राज दिवस मनाया। 24 अप्रैल 2020 को, यानी कि 1 वर्ष पहले एक योजना लॉन्च करी गई थी, ई स्वामित्व योजना। था क्या योजना में ये था कि व्यक्ति को बाकायदा जो जिसकी भूमि है उसे एक कार्ड जारी किया जाएगा, उसे स्वामित्व कार्ड जारी किया जाएगा, और यही पूरी योजना में ढाला जाएगा इस चीज़ को। इसे नाम दिया गया ई स्वामित्व योजना। इसके लाभ क्या क्या है मैं उन पर बाद में करूँगा, लेकिन पहले समझ लीजिएगा कि योजना को 2020 में प्रारंभ किया गया, डेट मैंने आपको बताया। योजना में वर्ष 2020 से 24 तक पूरे देश में मैपिंग करी जाएगी। कैसी मैपिंग होगी तो मैं आपको बता दूं कि लगभग स्टार्ट में जब प्रारंभ किया गया था योजना को, तो 9 राज्यों में इसको शुरू किया गया था, यानी कि 9 राज्य ऐसे थे जहाँ पर इस योजना को शुरू किया गया था। और 24 अप्रैल 2021 के बाद यह पूरे भारत में, यानी कि संपूर्ण भारत में इसे लॉन्च किया गया है। ये भी एक बड़ी बात है, आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि 2020 में जब योजना लॉन्च हुई थी तो कितने राज्यों के लिए थी, तब 9, और अभी भारत वर्तमान में पूरे भारत के लिए इसे व्यवस्थित कर दिया गया है, ठीक है। अभी ध्यान रखिएगा, योजना के लिए 65 करोड़ रुपए भी जारी किए गए थे, 65 करोड़ रुपए जारी किए गए थे तब जब योजना जैसे जैसे लॉन्च हुई थी तुरंत ही, ठीक है। एक आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी ये कि स्वामित्व योजना का फुल फॉर्म ढूंढ करके आप जरूर अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि स्वामित्व योजना का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे नोट डाउन मेंशन नहीं किया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप कम से कम नोट डाउन कर लीजिएगा या कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, तो मुझे समझ आ जाएगा कि हाँ आपने लिख लिया होगा, ठीक है। कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूँ इस योजना से जुड़े हुए, हालांकि इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस बात को समझ लीजिएगा, इस योजना से लाभ क्या क्या है। इस योजना से लाभ इतने से ही हैं कि आपको एक तो स्वामित्व प्राप्त हो जाएगा, किसी भी अगर आपके पास ज़मीन रखी है तो बाकायदा आपके पास कार्ड होगा, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास ये रहेगी कि उसी ज़मीन के माध्यम से आप कृषि ऋण ले पाएंगे। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र को कृषि ऋण या ऐसे ऋण संबंधी व्यवस्था देना चाहती है जिससे कि लोगों को लाभ हो सके, ठीक है। बैंकिंग सुधार ढांचा अच्छे से मजबूत हो सके, इसके लिए सरकार ऐसी योजनाओं लेकर के भविष्य में आ रही है, ठीक है। एक और फ़ायदा है कि ग्राम पंचायत को जो डेटा है उसको सुधारने में थोड़ा सा लाभ मिलेगा, जो उलझा हुआ डेटा रहता है वो काफ़ी सुधार हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ ऐसा फैक्ट नहीं जो मैं आपको बताऊँ इस योजना के बारे में, ठीक है। खैर, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि स्पेस एक्स के क्रू मिशन, मैंने आपको बहुत पहले डिस्कस करके बताया था कि 4 अंतरिक्ष यात्री, इसमें से अलग अलग जाक्सा हो गया, ईएसए हो गया, अलग अलग एजेंसी से सेलेक्ट किए गए थे, ये 4 बंदे हैं, ठीक है। यह मिशन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि आईएसएस को भेजा गया है। मैंने अगर आपको आईएसएस के बारे में बताया हो तो आईएसएस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं क्या, कि 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, राइट। जो लो अर्थ ऑर्बिट होता है पृथ्वी का, तीसरी कक्षा यानी सबसे नज़दीक कक्षा होती है, 450 किलोमीटर के आसपास, वहीं पर ये उड़ता है, ठीक। 4 BHK 3 BHK का फ्लाइट है बाकायदा, खैर जो भी मजाक की बात है। स्पेस एक्स क्रू 2 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस भेजा गया है, मैंने आपको बताया। यह मिशन जो चालक दल सहित दूसरी उड़ान थी। अगर मैं बात करूं चालक दल के सहित अमेरिका ने ऐसा कारनामा कभी पहले किया है तो बिल्कुल किया है। कब, तो ये उड़ान मई में 2020 में की गई थी। एक बात मैं आपको डेटा बता दूं, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, चाहे वो 1969 का अपोलो हो, चाहे भविष्य के और बहुत सारे मिशन अमेरिका ने जो भेजे, ठीक, कभी भी कोई भी मानव मिशन अमेरिका की धरती से सफलतापूर्वक लॉन्च नहीं किया गया था।
पहली बार मई 2020 में स्पेस एक्स, जिसकी स्थापना ही 2002 में हुई एलन मस्क ने, ठीक है, उसकी सहायता से अमेरिका ने पहली बार सफलता प्राप्त करी थी कि कोई भी अपना मिशन, यानी कि अपना एक स्पेस मिशन जिसमें आदमी को भेजा सफलतापूर्वक अपनी ज़मीन से, राइट। तो ये ध्यान रखने वाली बात ये कि इससे पहले जितने भी मिशन होंगे वो अलग अलग देशों की सहायता से या अलग अलग देशों की भूमि से भेजे गए होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि स्पेस एक्स क्रू 2 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया है हाल ही में, ठीक है। इतनी बात जरूर ध्यान रखिएगा, बाकी तो अलग बातें हैं। खैर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व मलेरिया दिवस पर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट जारी करी गई और इस रिपोर्ट में एक बात करी गई है क्या कि 2020 में 116 ऐसे जिले हैं जिनमें शून्य मामले दर्ज करे गए। भारत में 2020 में 116 ऐसे जिले हैं जिनको भी हाल ही में बिल्कुल शून्य मामले रहे मलेरिया के ऊपर। मलेरिया दिवस हमने 25 अप्रैल को मनाया, आप सबको अगर ध्यान रहे तो बड़ी अच्छी बात है, वरना मैंने मेंशन करके रखा हुआ है, एक बार जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। मलेरिया दिवस की अगर मैं थीम की बात करूं तो रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, ये थीम है, इसको थीम को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट होती है, अलग अलग आगे के समय पर चलती रहती है और समय के अनुसार आप सब जानते हैं क्वेश्चन घटते बढ़ते रहते हैं, उसी तरीके से अपना काम भी करिएगा, राइट। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने उस दिन डिस्कस किए थे फिर डिस्कस कर दे रहा हूँ मैं दोबारा कि भारत ने 1953 में मलेरिया नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया था, यानी कि मलेरिया के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम पहली बार 1953 में चलाया था, 1953 में, और इसी को संशोधित करके दोबारा 1977 में लाया भारत, यानी कि दोबारा संशोधित करके नई राष्ट्रीय नीति लाया किसके ऊपर, मलेरिया उन्मूलन के लिए, ठीक। हालांकि अगर मैं बात करूं 2020 की तुलना में, कुछ नए डेटा ये भी कहते हैं कि 2020 की तुलना में पिछले साल 2019 की तुलना में 2020 के जो डेटा आया है उसमें 5% मामला कम दर्ज किया गया है मलेरिया का, यानी कि 2019 के जो मामले थे 2020 की तुलना में घट गए हैं, ठीक है। 2019 में जो मान लेते हैं कि 100 थे तो अभी वर्तमान 2020 में 95 हैं, ठीक है। इतना डेटा आप कम से कम ध्यान रखिएगा। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई है वो भी ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य मंत्री हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। खैर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिजोरम में 4 जिलों के भीतर अफ्रीकी स्वाइन फीवर दर्ज किया गया है, ठीक है। तो ये अफ्रीकी स्वाइन फीवर है क्या, इसके बारे में समझिएगा आप, ठीक है क्या। अभी हाल ही में 1119 सुअर अभी वर्तमान में मर गए हैं, कहाँ पर, भारत के एक पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में 1119 सुअर मर गए हैं अफ्रीकी स्वाइन फीवर के द्वारा। अब अगर मैं थोड़ा सा इस पिक्चर के बारे में थोड़ा सा आपको सुधार करके दिखा पाऊँ तो इसमें बहुत सारे फैक्ट ऐसे होंगे जिनसे आप कुछ सीखेंगे, जैसे कि ये पहली बात तो एक ऐसा वायरस है नॉन ट्रांसफॉर्मेबल, यानी कि ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, यानी कि ट्रांसफ़र इससे होता नहीं है, एक दूसरे से ट्रांसफ़र नहीं होता किसी भी मानव में, ह्यूमन में कहीं पर भी आपको ट्रांसमिशनेबल जैसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होते हैं, तो जानवर ही प्रभावित होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनके संक्रमण दर और मृत्यु दर में 100% का आंकड़ा होता है। अगर संक्रमित हो जाता है कोई जानवर तो 100% उसे मरना ही मरना है, ठीक है। तो अक्ल को ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर के कि अगर आपसे कोई पूछे कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर में मृत्यु दर क्या है तो मृत्यु दर इसका 100% होती है। अब इसका नामकरण एक बार चर्चा में आता है कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर ही क्यों रखा गया। तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर रखने का कारण ये था कि इसके सबसे पहली बार 1920 में अफ्रीका में ही पाया गया था, ठीक है। अफ्रीका में देखा गया इसलिए इसका नाम ही हो गया अफ्रीकी स्वाइन फीवर। तो ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में मामला कहाँ आया, तो मिजोरम में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया गया है। ये होता क्या है कि व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा नवाचार, ज़्यादा से ज़्यादा नए नए संसाधन के द्वारा जोड़ा जा सके, नए नए आविष्कारों के बारे में जानकारी दी जा सके या नए आविष्कारों को प्रोत्साहित किया जाए, इसीलिए आपका विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसका जो इसके थीम है वो क्या है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडिया टू मार्केट, ये इसकी अब की बार की थीम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डेटा ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर नहीं है। और पूरी बात मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2000 से इसे शुरू किया गया था दुनिया भर में नवाचार और रचनात्मक चीज़ों को सुधार देने के लिए। तो डेटा आपको पता चल गया। एक इंपॉर्टेंट बात और यहाँ से नोट कर लीजिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है और उसकी स्थापना वर्ष 1970 में की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि KRI नंगला, ये शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे लेकिन आपको मैं छोटा सा डेटा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक KRI नंगाला एक तरीके से एक आपका ये सबमरीन है, उसका नाम है KRI नंगाला 402। ये एक सबमरीन है इंडोनेशिया की, ठीक है। इंडोनेशिया जो आपका देश है, द्वीपीय देश ही है। खैर, तो इंडोनेशिया की एक सबमरीन अभी हाल ही में गायब हो गई थी। कहाँ से गायब हो गई थी, तो मैं आपको पिक्चर में क्लियर करा दे रहा हूँ कहाँ से गायब हो गई थी। ये जो पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, यहीं पर एक स्थान पड़ता है बाली, ये वाला जो आइलैंड है इसी के नॉर्थ में, यहीं कहीं आसपास इसी छोर पे ये सबमरीन गायब हो गई।
अब ये सबमरीन गायब हो गई तो एक बड़ा चर्चा का विषय हो गया। हाल ही में ये हमें क्यों पढ़नी पड़ रही है? इसलिए पढ़नी पड़ रही है क्योंकि अभी हाल ही में भारत ने विशाखापत्तनम से डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल, जो रेस्क्यू वाले जो व्हीकल होते हैं उन्हें भेजा था इसको रेस्क्यू करने के लिए। अब देखते हैं मिली या नहीं मिली वो अलग बात है, लेकिन अभी हाल ही में भारत ने जो उसके साथ जो कर सकता था डीप जो भी सबमर्जेंस यानी कि सबमरीन संबंधित मसले थे उनके ऊपर बाकायदा विशाखापत्तनम से अपना व्हीकल भेजा और ये इसीलिए चर्चा में हो गई। KRI नंगला वर्तमान में चर्चा में, तो क्यों चर्चा में, ध्यान रखिएगा इतनी बात को लेकर, ठीक है। खैर अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत और फ्रांस के मध्य अरब सागर में वरुण 2021 नामक नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया है। एक द्विवार्षिक अभ्यास है और आपको बता दूं कि गरुड़ नामक सैन्य अभ्यास होता है जो वायु का होता है, और वरुण नामक जो अभ्यास होता है वो नैवी अभ्यास है। और अभी हाल ही में कहाँ हो रहा है तो आप ध्यान रखिएगा, अरब सागर में हो रहा है, ठीक। इतनी बात जरूर ध्यान रखिएगा। और हाल ही में इसमें UAE पार्टिसिपेट करेगा, देश UAE इसमें पार्टिसिपेट करेगा वरुण में, फ्रांस के साथ साथ भारत के साथ साथ। तो ये छोटा सा डेटा था। ये होप आपको वीडियो सेशन पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।